तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है और अभी तक 9 पाषाण काल तक की चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। मैंने बताया था कि ये इतिहास ऑप्शनल को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल या ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है अभी सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी स्टेट बीसीएस में ऑप्शनल विषय को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसे यूपी हो, एमपी हो, झारखंड, बिहार, लगभग हिंदी माध्यम में जितने भी जो स्टेट पीसीएस होते हैं वहाँ पे ऑप्शनल विषय को पूरी तरीके से हटा दिया गया। एक राज्य है सिर्फ बिहार जहाँ पे ऑप्शनल को बना करके रखा गया, लेकिन वो ऑप्शनल सिर्फ नाम मात्र का बना करके रखा गया। नाम मात्र इन द सेंस के ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया और क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो बहुत सारे बच्चे बिहार के मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ऑप्शनल पढ़ना है मुझे हिस्ट्री। तो मैं उन्हें मना करता हूँ कि आप ऑप्शनल इस वाले ऑप्शनल में मत पढ़िए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो ही बदलता है, ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। जो लोग बिहार के हैं जो ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आपको ऑप्शनल पढ़ने के लिए आपका जो ऑप्शनल है उसके लिए आपको यूपीएससी का ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैटर्न अलग है एग्जाम का। तो इससे पहले मैंने लगभग 300 से ज्यादा वीडियोज इतिहास का, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास मैंने पढ़ा लिया है। जो लोग उसको पढ़ चुके हैं उसको, उनके लिए बिहार के ऑप्शन को लेकर के निश्चिंत हो जाना है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप अगर उतने पे कमांड कर लिए तो आपका ऑप्शनल बहुत आराम से पास हो जाए। ये जो ऑप्शनल चल रहा है, ये जो क्लास अभी चल रही है, ये स्पेशली यूपीएससी को ध्यान में रख करके कंटिन्यू किया गया है। और मैं बता दूं कि सबका एक ड्रीम होता है यूपीएससी आईएएस बनना। आप पीसीएस दे रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा कि पीसीएस क्वालिफाई करने के बाद मैं यूपीएससी की तरफ टारगेट करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी को ही टारगेट करते हैं, पीसीएस को सेकेंडरी रख करके चलते हैं। पहले यूपीएससी जी जान से दे देंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम फिर स्टेट पीसीएस की तरफ मूव करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी देते हैं, यूपीएससी देने के बाद फिर होता है फिर हमें पीसीएस नहीं देना है, फिर अपना बिजनेस वगैरह जो भी करना होता है आगे बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर अपने काम धंधा में लौटते। ऐसे बहुत सारे साथी मेरे साथ भी रहे, मेरे कुछ सीनियर भी ऐसे रहे जो यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू देते थे, नहीं हुआ तो उन्होंने पीसीएस दिया ही नहीं। हालांकि पीसीएस देते तो आसानी से हो जाते। तो सबका एक पैशन होता है अलग अलग। आज के दौर में, इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी के दौर में, एक टारगेट होता है कि ठीक है मैं स्टेट पीसीएस पहले निकालता हूं, उसके बाद मैं यूपीएससी की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि सब लोग अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। तो जिन लोगों को अभी ड्रीम है कि हमें यूपीएससी देना है, उनके लिए यह इतिहास विषय बहुत ही लाभकारी होगा। और मैं बार बार मैं कई लेक्चर में बोल चुका हूं कि यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं, इतिहास अगर आपका ऑप्शनल है, अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। न तो आपको 10 किताबें पढ़ने की जरूरत होगी, न 10 लोगों के नोट्स पढ़ने की जरूरत होगी। मैं जितना पढ़ा रहा हूं, जितना लिखा रहा हूं, अगर उतने पे आप कमांड कर लेते हैं तो वो आपका काम हो जाएगा। आपका काम उतने में ही हो जाएगा, आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें मेरे स्टूडेंट का नोट्स पढ़ करके दूसरा स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है। रीजन यही कि उसने उस नोट्स पे काम कर लिया, वर्क कर लिया। और जिसने पढ़ा, मुझसे नोट्स बनाया, उसने उस नोट्स पे वर्क नहीं किया। पढ़ करके नोट्स तो बना लिया, लेकिन उसके बाद भी वो भटकता रहा कि यहाँ से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, और उसी का दोस्त मेरे ही नोट्स को पढ़ करके सिलेक्ट हो जाता है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप उतने पे फोकस करिए, उतने पे कमांड खूब अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद फिर आप दूसरी तरफ जाइए, कुछ और एक्स्ट्रा लीजिए। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं, अगर उतने पे आप बेहतर कमांड कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन उतने में हो जाएगा, नहीं रुकेगा कोई भी एग्जाम आपका। मैं बार बार बोलता हूं भटकाव से थोड़ा सा मुक्त हो जाए। आज के समय में भटकाववाद बहुत ही ज्यादा है। जैसे जैसे बाजारवाद हावी होता है वैसे वैसे भटकाववाद भी हावी हो जाता है, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं और भटक जाते हैं। आपको चूज करना है उस मल्टी में एक कि कौन सा सही है, और मल्टी प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आप चूज करके उसमें ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो वही आपकी कामयाबी का रास्ता होगा किसी भी सेक्टर में जाने का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने 9 पाषाण काल तक की चीजों को समझ लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि क्या प्रोसेस है पढ़ने का। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पढ़ा जाता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सारे अप्रोच आपको समझ में आ गए होंगे। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हड़प्पा काल, जो आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आता है। उसमें कई सारे बिंदु, कई सारे टॉपिक हैं। बेसिकली आज मैं आपको 2 टॉपिकों पे अध्ययन करूंगा। मैं जो ही हम लोग ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक काल में बढ़ते हैं तो एक नई चीज हम लोगों को सामने देखने को मिलती है, वो होता है इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ विवाद। इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ विवाद। जब इतिहास लेखन की बात करते हैं तो यहाँ से आपको
हर बार जब भी आप देंगे मेंस, आपको एक क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा इनमें, चाहे वो हड़प्पा काल के इतिहास लेखन से मिल जाए, वैदिक काल के इतिहास लेखन से मिल जाए, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर काल के इतिहास लेखन से मिल जाए, लेकिन इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ आपका 1 से 2 प्रश्न हर साल आपको देखने को मिलेगा। यही वजह रहा है कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जब लोग पढ़ते हैं तो इतिहास लेखन से जुड़े हुए विवाद को भी समझते हुए चलते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट हो बहुत ही ब्रॉड हो जाता है, एक एक चीजों को समझने में आसानी होती है। दूसरी चीज, चूंकि हम लोग हड़प्पा काल पढ़ रहे हैं, तो एक चीजें आती है कि इनके अध्ययन का स्रोत क्या है। अच्छा, यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछता है, मैंने बताया कि अध्ययन स्रोत को लेकर के, और यही वजह है कि हम लोग जो जो टॉपिक पढ़ेंगे हर टॉपिक में अध्ययन स्रोत पे भी अध्ययन करते हुए चलेंगे, बढ़ते चलेंगे कि इनके अध्ययन का स्रोत, फिर अगले टॉपिक का अध्ययन का स्रोत, ताकि ये भी आपका मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार होता है। और मैंने बताया कि टॉपिक अध्ययन के स्रोत हम लोग में प्रारंभिक परीक्षा के लिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां भी अध्ययन के स्रोत पढ़ रहे थे, लेकिन अप्रोच अलग है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के लिए अगर पढ़ते हैं तो उसका अप्रोच बिल्कुल अलग होता है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो उसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंस होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो बात करते हैं हम लोग अध्ययन के स्रोत को लेकर के। जानते हैं आप लोग कि हड़प्पा काल के लोगों के पास एक अपनी लिपि थी, जिससे कि इनके पास लेखन कला थी, लिपि और लेखन कला दोनों होने के बाद भी हम इन्हें बोलते हैं कि ये आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अभी तक इनके लिपि और लेखन को पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। जिस दिन पढ़ लिया जाएगा उस दिन हड़प्पा काल आदि ऐतिहासिक काल से निकल करके ऐतिहासिक काल में शामिल हो जाएगा, ऐतिहासिक काल में शामिल हो जाएगा। और कहा जाता है कि जिस दिन हड़प्पा लिपि पढ़ने की पुष्टि हो जाएगी उस दिन इतिहास में कई सारे नए अध्याय भी खुलेंगे, कई सारी जानकारियां भी खुलेंगी। लेकिन अभी तक हड़प्पा काल की लिपि को स्पष्ट तौर पे पढ़ा नहीं गया है। हालांकि पढ़ने का दावा बहुत सारे लोगों ने किया है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, लेकिन ऑथेंटिकली अभी तक किसी को प्रमाणित नहीं किया गया है कि वास्तव में आपने हड़प्पा काल की लिपि को पढ़ लिया। क्योंकि हड़प्पा काल की लिपि नहीं पढ़ी गई है, लेखन कला, उनकी जो लिखा हुआ चीज है वो भी नहीं जाना गया क्या चीजें हैं, इस वजह से हमें इस काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है, या इनकी जो पुरातात्विक सामग्री है उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है अक्सर कि हड़प्पा काल के लोगों के पास अपनी लिपि थी, वो लिखते थे, और उस दौर में जो व्यापारिक संबंध चलते रहे उन व्यापारिक संबंधों में भी कहीं न कहीं जिनसे इनके संबंध रहे होंगे, जैसे मेसोपोटामिया से, तो मेसोपोटामिया में भी लिपि रही होगी, लिखने पढ़ना जानते रहे होंगे, इनके पास भी लिपि है, लिखना पढ़ना जानते रहे होंगे, तो दोनों का कुछ न कुछ तो इंटरेक्शन हुआ होगा। जैसे अगर इनके पास लेखन कला था तो अपने लेखन कला में ये मेसोपोटामिया का जिक्र किए होंगे, अगर मेसोपोटामिया के पास लेखन कला था तो वो भी अपने साहित्य में कहीं न कहीं हड़प्पा काल का जिक्र किए होंगे। तो इससे क्या होता है कि यदि हमें विदेशी साहित्य में भी हड़प्पा काल के बारे में जानकारियां मिलती है तो कई सारी नई चीजें देखने को मिल जाती हैं। जब इस पर शोध होता है तो हम पाते हैं कि मेसोपोटामिया साहित्य में या मेसोपोटामियाई साहित्य में एक शब्द मिलता है मेहुला। इस मेहुला से पता चलता है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के लोगों के बीच व्यापारिक संबंध था। इस बात की पुष्टि होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। यानी मेसोपोटामियाई साहित्य में हड़प्पा सभ्यता की चर्चा तो मिलती है, लेकिन ये चर्चा इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती कि हम हड़प्पा काल के लोग, उनके समाज, उनका राजनीति, उनका धर्म के बारे में एक व्यापक विस्तार के साथ जानकारी प्राप्त कर सकें। यानी एक सीमित जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस वजह से कहा जाता है कि यह अपर्याप्त है हड़प्पा काल के लोगों के बारे में जानने के लिए, बहुत सीमित। और सीमित का मतलब सिर्फ व्यापारिक संबंधों को लेकर के थोड़ी बहुत जानकारी मिलती। तो ये भी हमारे पास एक मजबूरी है कि विदेशी साहित्य में भी हड़प्पा काल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, और इन्हीं सब की वजह से हमें इनके बारे में जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें पुरातात्विक सामग्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है जो हड़प्पा काल के लोगों की मिली। पुरातात्विक सामग्रियों की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। मैंने चर्चा किया था पिछले लेक्चरों में, जब हम लोग प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि साहित्यिक जो सामग्रियां हैं, प्राथमिक साहित्य और द्वितीयक साहित्य, इसी प्रकार जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं, ठीक है, लेकिन इनके कुछ अपने लिमिटेशंस भी हैं। उस लिमिटेशंस में रहकर ही हम इनके बारे में जान सकते हैं। तो पुरातात्विक सामग्रियों की बात करें तो इनके भवन, इनके जो है कि मूर्तियां मिलती हैं, मुद्रा मिलती है, तो
इन सब चीज़ों से हमें इनके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। और मैंने बताया कि इनकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं पुरातात्विक सामग्रियों की, यानी बहुत विस्तार से हम इनके बारे में नहीं जान पाते। और यही वजह है कि आज जब बात किया जाए कि हड़प्पा काल में या हड़प्पा का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उनकी जो राजनीतिक स्थिति क्या रही, तो आज भी स्पष्ट रूप से हमें कोई जवाब नहीं मिल पाता कि हड़प्पा काल का जो शासन व्यवस्था चल रहा था वो कैसे चल रहा था, कौन व्यक्ति चला रहा था, वहां पे लोकतंत्र था या राजशाही थी, राजा था, एक व्यक्ति चला रहा था, कई व्यक्ति चला रहे थे। अगर एक व्यक्ति चला रहा था तो व्यक्ति कौन था, धार्मिक पुरोहित था या कुलीन वर्ग का व्यक्ति था या समाज का बहुत ही उच्च व्यक्ति था, ये सारी चीजें हमें आज भी स्पष्ट नहीं हो पाती। सिर्फ हम ये मान लेते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था जिस तरीके से देखने को मिलती है नगरीय शासन में, इसका सीधा सा मतलब कि जो राजनीतिक व्यवस्था रही होगी बहुत ही मजबूत रही होगी, कंट्रोल जिस भी व्यक्ति के हाथ में रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर रहा था। बस इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं। हम नहीं बोल सकते कि यहाँ राजतंत्र था या लोकतंत्र था या क्या चीजें था। यही वजह है क्योंकि हमें जो पुरातात्विक सामग्रियां मिलती हैं उनसे इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। जब इनके समाज और धर्म की बातें किया जाए तो बहुत सारी चीजें तो मिलती है समाज और धर्म के बारे में जानकारी, इनके खाने पीने पहनने ओढ़ने की बहुत सारी चीजें, लेकिन कई सारी जो मान्यताएं होती हैं जो एक्चुअल साहित्य से ही नजर आती हैं या साहित्य से ही पता चलती है, वो मान्यताएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाती। कुछ चीजें जो चित्र वगैरह बने उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि इनका ये मान्यता रहा होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से ही हमारे सामने जानी जाती है, हम पता लगा पाते हैं, वो चीजें छुपी हुई है जिसके बारे में हम चर्चा भी नहीं कर पाते। धर्म के बारे में भी बहुत ही लिमिट बातें होती हैं, इनकी मूर्तियां वगैरह देख करके एक अनुमान की तरफ हम बढ़ते हैं कि इनका धर्म क्या रहा होगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह कहा जाए कि किस धर्म के मानने वाले थे तो वहां भी कहीं ना कहीं हमें चुप रहना पड़ता है, खामोश रहना पड़ता है। सिर्फ नजर लगाते हैं कि यहाँ पे मातृदेवी की पूजा होती थी, पीपल के पौधे मिले, पीपल की पूजा होती थी, ढेर सारे एक टाइप के पक्षी के चित्र मिलते हैं हमें, मूर्तियां मिलती हैं, तो उनसे बता देते हैं कि पक्षियों की पूजा होती थी। तो ऐसे एक अनुमान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं बढ़ पाते। तो यही वजह है कि इनके जब अध्ययन के स्रोत की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक सामग्री ही उपलब्ध है और उसी आधार पे हम हड़प्पा काल के लोगों के बारे में जानते हैं, उनका इतिहास लेखन किया जाता है। क्लियर। दूसरी चीज इतिहास लेखन को लेकर के, इतिहास लेखन से जुड़े विवाद में बात करें तो 5-6 बिंदु हैं जिनको इतिहास लेखन के लेकर के विवाद होता है, अक्सर आप लोग देखते हैं। तो एक पहला है कि उनकी उत्पत्ति को लेकर के बातें होती है कि इनकी देशी उत्पत्ति होती है या विदेशी उत्पत्ति होती है। तो बोलते हैं देशी उत्पत्ति बनाम विदेशी उत्पत्ति से संबंधित विवाद। इतिहास लेखन को लेकर के ये भी विवाद हुआ है। कई सारे इतिहासकारों ने माना कि हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति होती है वो विदेशी उत्पत्ति है। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये विदेशी उत्पत्ति नहीं है बल्कि ये देशी उत्पत्ति है। जैसे मैं कुछ चीजें अभी डिस्कशन करता हूं, मैं अभी नोट करवाऊंगा सब कुछ, बस आप समझते रहिए। कुछ नाम है जैसे जॉन मार्शल, इसके बाद स्टुअर्ट पिगट, अमलानंद घोष, एनजी मजुमदार और एक नाम है आर मुगल। इन लोगों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है वो क्रमिक विकास होता है। इसे बोलते हैं ये क्रमिक उद्भव। क्रमिक उद्भव समझ रहे हैं ना? क्रमिक उद्भव का मतलब सीधा जो भी क्रमिक उद्भव की बातें होंगी इसका सीधा सा मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से जो पहले के लोग थे वो धीरे धीरे विकसित होते हैं और एक हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता के रूप में आता है। जैसे कि आजकल हम लोग देखेंगे कि कोई गांव जो नगर से जुड़ा हुआ है या नगर से 10-20 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक समय के बाद वही गांव धीरे धीरे विकसित नगर के रूप में बदल जाता है, जिसे बोलते हैं शहरों का एक्सटेंशन होना। जैसे बड़े बड़े महानगर जो एक्सटेंशन हो रहे हैं, आप देखिए ये बनारस, पहले बनारस का जो एरिया रहा होगा कम क्षेत्र में रहा होगा, अब देखेंगे हम लोग बनारस से 20-30 किलोमीटर दूर का जो एरिया था वो भी इतना विकसित हो गया है कि वो भी बनारस में शामिल हो गया है। कई सारे एग्जाम्पल, आप बनारस में जाएंगे तो आप पाएंगे कि बनारस से जब आप 20 किलोमीटर इधर बढ़ेंगे रामनगर साइड में, तो आप देखेंगे आप रामनगर से लेकर के रामनगर से बनारस का पूरा एरिया एक तरीके से पूरा बनारस हो गया। अब इसे लोग बोलते हैं ये बनारस है क्योंकि शहर का एक्सटेंशन हो गया। आप इधर भी इस तरीके की सुविधाएं, इस तरीके के हॉस्पिटल्स, मॉल्स, रोड, बाकी चीजें ऐसी हो रही है जैसे बनारस में है, जुड़ गया है पूरी तरीके से। तो इनका सीधा सा मतलब है कि क्रमिक उद्भव हुआ है। क्रमिक उद्भव सीधा सा मतलब कि हड़प्पा से पहले जिन्हें बोला गया प्राक हड़प्पाई लोग, प्राक हड़प्पा है ना, ये बोला गया प्राक हड़प्पा, जो बताते हैं कि हड़प्पा से पहले प्राक हड़प्पा का एक चरण रहा होगा। यही प्राक हड़प्पा के लोग धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए हड़प्पा सभ्यता पूर्व विकसित सभ्यता के रूप में सामने आ जाते हैं।
इसे बोलते हैं क्रमिक उद्भव का सिद्धांत। से मुख्य परीक्षा में खूब प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा काल के उद्भव को लेकर के क्रमिक उद्भव का सिद्धांत क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, आप कैसे करेंगे, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी समझिए, एक दूसरी तरफ लोग हैं इसमें मार्टिमर व्हीलर, क्रेमर आदि। इनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है बेसिकली ये हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामियाई उत्पत्ति से जोड़ते हैं, मेसोपोटामियाई उत्पत्ति से जोड़ते हैं। बेसिकली मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का यहां सीधा सा मतलब है कि मेसोपोटामिया के लोग ही आते हैं यहाँ पे और हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कर देते हैं, उसे जोड़ देते हैं कि मेसोपोटामियाई उत्पत्ति से सामने आता है। तो दो मत आ गया सामने। एक तो मत हो गया प्राक हड़प्पा के लोग, प्राक हड़प्पाई चरण हमें देखने को मिलता है और वही धीरे धीरे जाकर हड़प्पा सभ्यता विकसित होता है। दूसरी बात तो मार्टिमर व्हीलर और क्रेमर मेसोपोटामियाई उत्पत्ति से जोड़ करके हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। आगे देखें कुछ और विचारक हैं, इसमें एक है ग्रेगरी पाशेल और सीरीन रत्नाकर। ये कहते हैं कि मेसोपोटामियाई उत्पत्ति से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव नहीं होता है, लेकिन ये बताते हैं कि मेसोपोटामियाई व्यापार की भूमिका रही होगी। यानी ये तो नहीं मानते कि मेसोपोटामिया के लोग या मेसोपोटामिया की उत्पत्ति के साथ ही हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति होती है व्यापारिक रूप में, लेकिन ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में मेसोपोटामिया के व्यापार की भूमिका रही होगी। मेसोपोटामिया के व्यापार की भूमिका रही होगी, यानी मेसोपोटामिया से जब व्यापार शुरू हुआ तो व्यापारिक गतिविधियां तेज होने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता के रूप में हमारे सामने आती है। और जब ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया के व्यापार से होता है या मेसोपोटामियाई व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता के अंत को भी ये मेसोपोटामियाई व्यापार से ही जोड़ देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच जब व्यापार का अंत होता है उसी के साथ हड़प्पा सभ्यता का भी अंत हो जाता है। तो इनका सीधा सा मतलब था कि मेसोपोटामियाई भूमिका जो रही, मेसोपोटामिया के व्यापार की जो भूमिका रही, न केवल हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से रहा बल्कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का भी कारण वही माना, मेसोपोटामियाई व्यापार। अभी इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, बस थोड़ा सा समझते चलिए। अभी तक चर्चा क्या चल रही है, देशी बनाम विदेशी उत्पत्ति में एक पक्ष क्या आ रहा है, मेसोपोटामिया व्यापार या मेसोपोटामियाई उत्पत्ति निकल करके आ रहा है। दूसरा पक्ष आ रहा है क्रमिक रूप से होता है प्राक हड़प्पा चरण। गांव में रहने वाले कुछ लोग जो हड़प्पा काल से जस्ट पहले के लोग हैं, वही लोग धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव करते हैं, एक नगरीय सभ्यता के रूप में सामने आते हैं। तो क्रमिक रूप से धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होता है। जबकि दूसरी बातें करता है कि ये मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ सीधे सीधे हड़प्पा सभ्यता, उसके व्यापार और उसकी उत्पत्ति को लेकर के। दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं जैसे डीके चक्रवर्ती। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामियाई व्यापार से नहीं जोड़ा, उसका इन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में जब खुदाई होती है तो कुछ सूचना खोजने का प्रयास करते हैं और पाते हैं कि इस दशक में जब खुदाई होती है 1970 में, तो जो आरंभिक हड़प्पा आ रहा है, शुरुआती जो हड़प्पा चरण है, आरंभिक हड़प्पा चरण, यहां पे पश्चिम एशिया से व्यापार की कोई सूचना नहीं मिलती। पश्चिम एशिया से व्यापार की सूचना नहीं मिलती। डीके चक्रवर्ती कहते हैं कि जब हम शुरुआती हड़प्पा चरण की बातें करते हैं, जब वहां पे हम साक्ष्य खोजते हैं तो हम पाते हैं कि इस चरण के लोगों का व्यापार पश्चिम एशिया से नहीं रहा है। जब हड़प्पा काल एकदम परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, नगरीय सभ्यता एकदम पूरी तरीके से बन जाता है, तब हमें पश्चिम एशिया से व्यापार के साथ इनके संबंध दिखाई देने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हड़प्पा काल की उत्पत्ति का संबंध पश्चिम एशिया या मेसोपोटामिया से नहीं है। अगर हड़प्पा काल के उद्भव का संबंध पश्चिम एशिया और मेसोपोटामिया से होता तो ये साक्ष्य हमें आरंभिक हड़प्पाई चरण में भी देखने को मिलते, शुरू से ही देखने को मिलता है कि इनके साथ व्यापार चल रहा है। तो डीके चक्रवर्ती इस मत का खंडन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया से
हुआ। ध्यान रखिए, इनका सीधा सा मतलब कि इनके व्यापार हमें देखने को मिलता है जब परिपक्व हड़प्पा पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, तब हमें इनके बीच व्यापार देखने को मिलता है। आरंभ में, शुरुआत में हमें ये व्यापारिक संबंध देखने को नहीं मिलता है। एकदम विकसित अवस्था में हमें ये व्यापारिक संबंध देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक दूसरा मत है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापारिक संबंधों की बात होती है, तो इसमें कहा गया कि भारतीय संसाधन, भारतीय क्षेत्र संसाधनों से भरे हुए थे। दूसरा मत कह रहा है कि भारतीय जो क्षेत्र रहा, भारत का विविध क्षेत्र, भारतीय उपमहाद्वीप का, कई प्रकार के संसाधन थे। तो हड़प्पा काल के लोग भारतीय क्षेत्रों से ही व्यापार करते थे, उन्हें विदेशी व्यापार की जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत थी ही नहीं। भारतीय क्षेत्र खुद ही संसाधनों से इसलिए भरे हुए थे कि हड़प्पा काल के लोग भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों से व्यापार करते थे, और अलग अलग क्षेत्रों से व्यापार करने का सीधा सा मतलब हो गया कि ये एक देशी सभ्यता थी, इसका क्रमिक विकास होता है, न कि इसका विदेशी विकास होता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में हमें मेसोपोटामिया की भूमिका देखने को नहीं मिलती है। मेसोपोटामियाई भूमिका बहुत बड़ी मात्रा में नहीं देखी जाना चाहिए। यानी भारतीय क्षेत्र संसाधनों से भरे हुए थे। जो व्यापार होता था हड़प्पा काल के लोगों का, भारतीय उपमहाद्वीप में ही होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को हमें बहुत ज्यादा जोर मेसोपोटामियाई व्यापार पे नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब एक मत यह भी है जो मेसोपोटामियाई व्यापार की भूमिका को नकारता है। तो इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा विवाद है। यहाँ से प्रश्न भी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक उद्भव का सिद्धांत क्या है, या हड़प्पा सभ्यता के पतन में मेसोपोटामियाई व्यापार की भूमिका क्या है, किस प्रकार से मेसोपोटामियाई व्यापार हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी होती है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन चीजों को आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। कुछ नाम बस आपको ध्यान रखना होगा पुष्ट करने के लिए। जैसे मैंने कुछ नाम लिखवाए, ये नाम ध्यान रखना होगा। अगर ये नाम आपके दिमाग से मिस भी हो जाता है, अगर उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लिख देते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत किया है। होता है, नाम भूलना एक कॉमन चीजें हैं। बहुत सारी चीजें जो फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, भूल जाता है इंसान। एग्जामिनर को भी पता है कि हो सकता है नाम भूल जाए, लेकिन अगर आप लिख देते हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो उसे वो कॉन्सेप्ट चाहिए एक्चुअल में, वो नाम नहीं चाहिए। जो विचार आप देना चाहते हैं, वो विचार अगर आप देने में सफल हो जाते हैं तो काम हो जाएगा। नाम की जरूरत नहीं होगी, आपको नंबर पूरा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा नंबर। तो एक तो चीजें यहां तक हमारे सामने निकल करके सामने आता है। दूसरा होता है, वही मैंने बताया, एक तो देसी बनाम विदेशी को लेकर। दूसरा मेसोपोटामियाई उत्पत्ति से संबंधित विवाद है। उत्पत्ति से संबंधित विवाद जिसपे मैंने डिस्कशन किया था। मेसोपोटामिया उत्पत्ति का सीधा मतलब मेसोपोटामिया से ही कुछ लोगों का अधिवास आगे बढ़ता है हड़प्पा सभ्यता की तरफ, सिंधु क्षेत्र में, फिर वहां से एक सभ्यता उद्भव होता है। तो ये विवाद, यहां से भी प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया विवाद से आप क्या समझते हैं, या इसका परीक्षण कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग समझते चलिए ताकि आपकी दिमाग में चीजें बनी रहे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस विवाद पे डिस्कशन करेंगे, फिर समझते हुए चलते हैं। फिर एक एक करके मैं सारा कुछ लिखवाता चलूंगा, आपको नोट्स करवाता चलूंगा। अभी थोड़ा सा बस समझते हुए चलिए मिलते